हेलो बच्चों। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो 12th क्लास की, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम्स लॉ, और उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था परमिटिविटी। कुछ बच्चों ने पूछा कि परमिटिविटी क्या होता है, तो बेटा मैं बता दूं कि परमिटिविटी आपका मेनली जो टॉपिक है वो आपका अगले चैप्टर का है, जब आप मटेरियल्स पढ़ोगे डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यहाँ आपके लिए परमिटिविटी सिर्फ इतनी सी मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। परमिटिविटी का मतलब ये है मीडियम में ऐसा कुछ, मीडियम की ऐसी कुछ कैरेक्टर जो फोर्स को क्या कर देती है, कम या चेंज। आप समझ लीजिए इसको, मीडियम में ऐसा कुछ होता है जो फोर्स की अमाउंट को क्या कर देती है, कम, वैक्यूम से। ठीक है, फोर्स की अमाउंट को कम कर देती है। वो जो क्वालिटी होती है मीडियम की, वो जो प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था। अब बात यह है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो कूलाम मेजर कर देता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² से। ठीक है, हमने आपको वेक्टर फॉर्म भी बताया था कि फोर्सेस की डायरेक्शन भी होती है, उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम फोर्स निकालते हैं, और हमने कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी थी। बट मैं ये अब पॉइंट ये बनता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस के अलावा वहां और भी पॉइंट चार्जेस हुए तो रिजल्ट क्या निकलेगा। दैट मीन्स एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, चार पॉइंट चार्ज है। अब तो आप सोचोगे जो पहला वाला पॉइंट चार्ज है वो दूसरे वाले पे फोर्स लगाएगा, क्यों, चार्ज है, चार्ज ऑब्वियसली बात फोर्स लगाएगा। तो लेकिन ये पहले वाले का इफेक्ट क्या है, इस तीसरे वाले पे नहीं पड़ेगा, क्या ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। अच्छा, ये पहले वाले का इफेक्ट क्या है, इस चौथे वाले पे नहीं पड़ेगा, क्या ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। कुछ सोचने वाली बात, आप खुद सोचिए लगाएगा कि नहीं लगाएगा। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि एक चार्ज अपनी स्ट्रेंथ को बांट देता है हर डायरेक्शन में, याद करिए, जिसकी वजह से 4 पाई आया था। समझिए, अब ये चार्ज जब यहाँ होगा तो ये एक चार्ज यहाँ पर है, ये अपनी स्ट्रेंथ से इसको खींचेगा, अपनी स्ट्रेंथ इसको दे दी, लेकिन इस स्ट्रेंथ का फर्क इस स्ट्रेंथ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ तो इधर वो दे ही चुका है। अब इसकी जो इधर वाली स्ट्रेंथ है वो इसको मिलेगी, किसको, इस थर्ड वाले चार्ज को। दैट मीन्स ये अकेला चार्ज इस पर भी फोर्स लगाएगा, ये अकेला चार्ज इस पर भी फोर्स लगाएगा, और ये अकेला चार्ज इस पर भी फोर्स लगाएगा, यानी फोर्थ वाले को भी फोर्स लगाएगा। और इसका जो फोर्स लगेगा बेटा, किसका, पहले वाले का, वो सब पर लगेगा, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। मींस इसका फोर्स है वो किसी से रिलेट नहीं करेगा, इन दोनों का है, ये इन दोनों का है, ये इन दोनों का है। अच्छा, जिस टाइम ये सब पर लगा रहा होगा उस दिन बाकी सब भी इस पर क्या लगा रहे होंगे, फोर्स। अब जरा समझिए, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, ये तीन चार्जेस हैं, एक दो और ये बीच में तीन। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को किधर फोर्स लगा रहा है, इधर, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को किधर फोर्स लगा रहा है, इधर। तो बताइए बीच वाला चार्ज किधर जाएगा। आपके दिमाग में आया होगा कि चार्ज रेस्ट में है, मतलब ना इधर जाएगा ना इधर, क्योंकि दोनों इसको इधर से फोर्स लगा रहे हैं। जी नहीं, डिपेंड करता है दोनों की चार्जेस की अमाउंट क्या हो सकता है। ये फोर्स ज्यादा लगाए तो इधर जाएगा, ये फोर्स ज्यादा लगाए तो इधर जाएगा। ये आपने कैसे कह दिया, ये आपने ऐसे कह दिया क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि जब दो फोर्सेस लगेंगे तो उनका क्या बनता है, रिजल्टेंट। ऑब्वियसली बात, रिजल्टेंट बनेगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि फोर्सेस हैं। तो वैसे ही बेटा, जब एक चार्जेस पे कई सारे चार्जेस क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उस पर बनता है एक रिजल्टेंट फोर्स। क्या बनता है, रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा आप जानते हो, वो रिजल्टेंट निकलेगा सबका वेक्टर सम करने पे। क्या करने पर, वेक्टर सम करने पे। और सबका वेक्टर सम करने पे जो रिजल्टेंट आएगा वो उस पर नेट फोर्स होगा। वही नेट फोर्स निकालने के लिए जो वेक्टर सम किया जाता है, इस पूरे को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वाई सुपरपोजिशन, क्योंकि इसमें इस वाले चार्ज का भी, इस वाले चार्ज का भी और इस वाले चार्ज का भी, तीनों का फोर्स इस पर क्या हो रहा है, सुपरपोज। ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। दैट मींस सारे फोर्सेस एक दूसरे ऊपर क्या हो गए, सुपरपोज। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जरा यहां समझिए, मैं आपको बताऊं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है देयर इज अ चार्ज Q, ठीक है, देयर इज अनदर चार्ज Q1, देयर इज अनदर चार्ज Q2, देयर इज अनदर चार्ज Q3। क्लियर बेटा। अब आपको पता है इस Q पर नेट फोर्स चाहिए हमें, क्या चाहिए, Q पर नेट फोर्स कितना होगा, Q पर नेट फोर्स कितना होगा। तो अब आप जरा ध्यान से देखें, आपको पता है ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो कूलम्ब्स लॉ माइंड में रखिए, पूरा का पूरा माइंड में रखिए। जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो आपको डायरेक्शन बनाने के लिए पहले दोनों की लाइन को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरा जरूर देखें, कूलम्ब्स लॉ वाली। आप इसके बीच में लाइन बनानी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, तो एक इस पर फोर्स का वेक्टर बनेगा, किधर,
ये बन गया वेक्टर इस चार्ज पर, इस चार्ज की वजह, तो इसको हम बोलेंगे F1 वेक्टर। इतनी बात आपके समझ में आई। फिर ये रखा हुआ है Q2, Q2 इस पर फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है Q2 इस पर फोर्स लगाएगा। तो जब इस पर Q2 फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, तो हमें पता है लॉ से हम पहले इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद आपको पता है ये इसको करेगा रिपेल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा दूर की तरफ। दैट मीन्स लाइन के अलोंग इधर एक और वेक्टर बनेगा जिसको हम बोल सकते हैं F2 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये F3 की बात करते हैं। मान लिया F3 माइनस है, कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज को किधर फोर्स लगाएगा, तो पहले लाइन ज्वाइन करेंगे दोनों की, एज यूजुअल जो हमेशा ऐसे करते हैं। और लाइन ज्वाइन करने के बाद हम देखेंगे और लाइन के अलोंग क्या बना देंगे, वेक्टर। तो वेक्टर किधर बनेगा, अट्रैक्शन है तो इधर बनेगा लाइन के जस्ट अलोंग, और ये एक वेक्टर बन गया F3 वेक्टर। अब मैं आपसे कहूँ इस चार्ज Q पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आपको पता है 3 फोर्स लग रहे हैं, 3 वेक्टर बने हुए हैं, तो तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड। अब वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन होगा, तो कैसे होगा, तो जरा देखिए, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, F1 और F2 वेक्टर। तो क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, याद होगा आपको 11th क्लास से पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसका जो डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल वो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये आ गया सर रिजल्टेड, यानी हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन अभी हमारा नेट फोर्स नहीं निकला, क्योंकि ये तो इन दोनों का सम हुआ, ये फोर्स अभी बाकी है। तो इस फोर्स को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका भी वेक्टर सम कर देंगे। तो इसके पैरेलल एक लाइन, इसमें इसको जोड़ दो, इसके पैरेलल एक लाइन, ठीक है बेटा। तो यहां से, कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक का वेक्टर एक खींच देंगे। ये आपका वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर प्लस ये दोनों वेक्टर, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये दोनों प्लस कौन सा ऐड हो गया, F3 वेक्टर। यानी ये जो है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का सम है। दैट मीन्स नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स कैसे निकला, इन तीनों के वेक्टर सम से। दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस is calculated by adding vectorially the individual forces applied by the individual charges। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एक चार्ज पे नेट फोर्स सभी चार्जेस की वजह से लगाए हुए इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये बात आपके समझ में आ गई, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सा दे देता हूं, आप समझिए, बहुत इजी एग्जांपल है। जैसे वो ये बोलेगा कि एक स्क्वायर है, मैं बहुत इजीली ले लेता हूं, ठीक है। सब जनरल लेता हूं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेता हूं, ठीक है। एक स्क्वायर है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए ले रहा क्योंकि कुछ भी हो सकती है, जिसकी हर एक साइड कितनी है, ए। वो ये बोलेगा आपसे, ठीक है। वो बोलेगा हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक स्क्वायर है ABCD। ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है +Q, ठीक है। बी पे जो चार्ज रखा हुआ वो रखा हुआ है -Q। सी पे जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है +Q, और डी पे जो चार्ज रखा हुआ वो रखा हुआ है -Q। उसने आपको ये सारी चीजें दे दी। वो ये बोलता है कि इसके जो सेंटर पे, अब सेंटर कैसे मिलेगा आपको, जो डायगोनल को कट करता हुआ जाएगा, तो डायगोनल बना देंगे सेंटर ढूंढने के लिए। वो बोलेगा सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0। क्या रखा हुआ बेटा, एक चार्ज Q0। इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो आपको पता है आप सारे के सारे वेक्टर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो पहले आप कहोगे सर, पहले तो इस चार्ज की पहले चार्ज की वजह से देखेंगे, तो इन दोनों को लाइन ज्वाइन करेंगे, जो कि है, ठीक है। ये प्लस है और ये कैसा है, प्लस, तो इसकी वजह से किधर वेक्टर बनेगा, इधर F1 वेक्टर। कोई बात, इस F1 को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, F1 इक्वल हो जाएगा स्मॉल k, कांस्टेंट वही कांस्टेंट, Q1 कितना है हमारा Q, Q2 कितना है हमारा Q0, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये R है, ये R नहीं है, ये आपकी है डायगोनल की हाफ, और जो डायगोनल होता है वो होता है √2 है। याद होगा आपको कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो साइड्स का √2 टाइम्स होता है, तो अपॉन 2 कर दीजिए, क्योंकि ये डायगोनल का हाफ है, प्रॉपर्टी है ये, हाफ है, तो हाफ करने के लिए क्या करेंगे, √2a/2, दैट मींस a/√2। यहाँ क्या रख देंगे, a/√2। ये आ गया फोर्स F1, a/√2। उसके बाद आप निकालेंगे Q -Q का, किस पर, इस पर फोर्स, तो -Q की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर एक वेक्टर बनेगा, दिस इज F2।
कैलकुलेट करोगे यही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसकी वजह से निकालोगे किधर आएगा, इधर। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, इसकी वजह से किधर आएगा, इधर, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी कैसे हैं, सेम। अब जरा ध्यान से देखो, इस चार्ज पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स जस्ट अपोजिट लग रहा है, दो फोर्सेस हैं इक्वल और अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं इधर और इधर, दोनों इक्वल फोर्स है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और अपोजिट है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हुआ, 0। ये आपने कैसे किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई, ठीक है बेटा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक कॉन्सेप्ट में और लगता है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे कॉन्सेप्ट है। उससे पहले आपके चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो फील्ड को समझने की बहुत जरूरत है यहाँ पे। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप याद रखिए कूलम्ब्स लॉ और ये चार्ज फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो अब आते हैं हम फील्ड की कॉन्सेप्ट। फील्ड समझिए, आपने फील्ड एक पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, जिससे आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उम्मीद आपको याद होगा, मैं फिर भी आपको दोहरा देता हूँ। जैसे आपको पता है मेरे पास दो मैग्नेट हैं, ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, ठीक है बेटा। ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, ठीक है, फोर्स लगा रही है। मैंने कहा कितना फोर्स लगा रही है, पास है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा, बहुत ज्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट करी। मैंने कहा इसको थोड़ा दूर कर दे। अब फोर्स लगा रही है, आपको बिल्कुल लगा रही है, लेकिन इसके फोर्स की अमाउंट क्या होगी कम। क्या ये इसको खींचने जा रही है, मतलब अरे फोर्स लगाने का मतलब ये तो मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे खींच लूं, लेकिन नहीं, ये इसको टच करने नहीं जा रहा, फिर भी ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेट। हमने कहा इसको थोड़ा और दूर कर दो, मैंने कहा अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन और कम स्ट्रेंथ से कर रहा है। मैंने कहा अब नहीं कर रहा, कर रहा है, नहीं कर रहा, दैट मीन्स यहां पर तो कर रहा है लेकिन यहां नहीं कर रहा। तो हम ये कहेंगे कि इस मैग्नेट के पास फोर्स लगाने का स्ट्रेंथ है, मैग्नेट के पास है। अभी तो हम कहेंगे मैग्नेट के पास ही है, मैग्नेट के पास यहां तक फोर्स लगाने की स्ट्रेंथ, लेकिन यहां तक नहीं है, तो हम कहेंगे उस मैग्नेट का ये एरिया है। ये क्या है, इसका एरिया। इस एरिया में अगर ये दूसरी मैग्नेट आएगी तो ये इस पे फोर्स लगाएगी, अदरवाइज ये उस पे फोर्स नहीं लगाएगी। अच्छा बेटा, ये क्या कॉन्टेक्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ये मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करती है, एक एरिया, स्पेस। उस स्पेस में जब दूसरी मैग्नेट आती है उस पर क्या लग जाता है, फोर्स। कौन लगाता है, ये मैग्नेट। ये गलतफहमी रहती है हमारी, अब जरा ध्यान से सुनना हमारी बात, ये दिमाग में बैठा लेना ये बात। मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स नहीं लगाती, क्योंकि जब जिस टाइम आप कहते हो कि मैग्नेट ने फोर्स लगाया, उस टाइम हमारे माइंड में ये आता है कि मैग्नेट गई 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 और धक्का मार दिया, या गई गई और पकड़ के खींच लाया। दो में से एक काम। अगर मैग्नेट ऐसा करती है तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नेट फोर्स लगा रही है, अदरवाइज मैग्नेट फोर्स नहीं लगा रही। पहली बात। दूसरी बात, तो फोर्स लगा कौन रहा है, तो मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक फील्ड को क्रिएट किया। मैग्नेट ने किया नहीं, ऑलरेडी फील्ड था, लेकिन मैग्नेट ने अपने चारों तरफ के उस फील्ड में अपना इफेक्ट डाल दिया। इफेक्ट बोले तो मैग्नेट का काम अट्रैक्ट करना है, तो उसने वो अट्रैक्शन पूरे में भर दिया। जैसे इतना बड़ा सा गोला बना दिया, उसने पूरे में अट्रैक्शन का मंत्र फूंक दिया, और इस पूरे के पूरे एरिया में क्या है, अट्रैक्शन भरा हुआ है या रिपल्सन भरा हुआ है। इस गोले के अंदर जो आएगा उस पर क्या लग जाएगा, फोर्स। तो फोर्स कौन लगा रहा है, मैग्नेट नहीं लगा रही, फोर्स लगा रहा है मैग्नेट का बनाया हुआ वो स्पेस, जिसको हम कहते हैं उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। सेम वे में सन अपने चारों तरफ बना के रखा हुआ है एक स्पेस, उस स्पेस में वो जो कोई भी और बॉडी आती है उस पर क्या लगा देता है, फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने फिर गलत बोला, आप हर बार पकड़िएगा, सन फोर्स नहीं लगाता। कौन लगाता है, सन ने अपने चारों तरफ बना रखा है एक फील्ड, और फील्ड में दे रखा है अपना इफेक्ट। तो कौन लगा रहा है, वो फील्ड फोर्स लगा रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है, वो फील्ड। सिमिलरली जब एक चार्ज रखा होता है तो वो दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ये चार्ज इस दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स। और ये चार्ज इस दूसरे चार्ज पे फोर्स एक रेंज तक लगाता है। कहां तक लगाता है, एक रेंज तक लगाता है। यानी वो उसकी स्पेस से होगा, स्पेस में होगा तो लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। तो दूसरा तो चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, लेकिन अपने फील्ड में। मैं फिर गलत बोला, चार्ज फील्ड नहीं लगाता, फोर्स नहीं लगाता। कौन लगाता है, चार्ज ने अपने चारों तरफ एक एरिया प्रोड्यूस किया, जिसमें उसने अपना इफेक्ट डाल दिया, तो वो एरिया फोर्स लगाता है, ना कि चार्ज। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो
फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, कई सारे लग रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट लगा रही है, चार्ज लगा रहा है, मास लगा रहा है, लेकिन ये सारे फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो टच करने पे नहीं, बिना टच के लग रहे हैं, और ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्सेस। इन फोर्सेस में कुछ होते हैं आपके लॉन्ग रेंज फोर्सेस और कुछ होते हैं आपके शॉर्ट रेंज फोर्सेस। आपको पता है आपके नेचर में फंडामेंटल फोर्स 4 है। एक आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक आपका है न्यूक्लियर फोर्स और एक आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें जो दो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों के दोनों फोर्सेस आपके कैसे हैं? शॉर्ट रेंज। ये फर्मी लेवल पे लगते हैं, 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज होगी तो ये फोर्सेस वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और बाकी के दो फोर्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग रेंज, उनकी रेंज होती है 10 टू द पावर 18 मीटर। 18 मीटर आप समझ लीजिए, 10 टू पावर 18 मीटर हो गया 110, 1 के आगे 18 जीरो। हमारी अर्थ की जो रेडियस है वो रेडियस है कितनी? 6 4 के आगे 6 जीरो ओनली ना, 6 4 के आगे 5 जीरो। तो ये आप समझ लीजिए, कंपेयर कर सकते हो, कहाँ 18 जीरो कहाँ 5 जीरो, ठीक है। तो ये थोड़ा अंदर है। तो रेंज किसकी ज्यादा है? ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। और वो शॉर्ट रेंज, वो हमारे लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। यानी फील्ड कहाँ तक बनेगा? फोर्स जहां तक लगेगा, फील्ड वहां तक बनेगा। तो जहां तक फोर्स लगेगा वहां तक फील्ड होगा। लेकिन एक खासियत रहेगी, जब हम उस चार्ज के पास होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, जब हम उस चार्ज के दूर होंगे तो फोर्स कम लगेगा। तो कहानी की तरह समझ रहे तो और समझिए थोड़ा आगे। जहां फोर्स ज्यादा लगेगा हम ये कहेंगे यहाँ फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है, फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है। यहाँ फील्ड का इफेक्ट कम है, यहाँ फील्ड का इफेक्ट और कम है। और धीरे धीरे फील्ड का इफेक्ट क्या होता जाएगा? पीक पीक पीक। यानी इस चार्ज से आप जैसे जैसे डिस्टेंस बनाते जाएंगे इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम। यानी हम सोच सकते हैं कि ये चार्ज का इफेक्ट चेंज होता रहता है, कम ज्यादा और ज्यादा, कम 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 और कम, है ना। तो जैसे जैसे आप अलग अलग पॉइंट्स पे चलते चले जाएंगे तो हर पॉइंट में अलग अलग क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी उस फील्ड की। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड होती है मेजरेबल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, पहली चीज। जैसे हम बोलते आएंगे, हम बोलेंगे बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फिजिकल थिंग्स विच कैन यू कैन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, लेकिन मेजरेबल थिंग क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स स्ट्रेंथ के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा, इसने ये इतना बड़ा फील्ड बना लिया। क्या बना लिया बेटा? इतना बड़ा फील्ड। इस फील्ड में कितने पॉइंट्स होंगे? इस फील्ड में कई सारे पॉइंट्स होंगे। हर पॉइंट की अपनी क्या होगी? स्ट्रेंथ। अच्छा, वो स्ट्रेंथ कैसे मालूम पड़ेगी? तो स्ट्रेंथ मालूम पड़ेगी फोर्स से। फोर्स ज्यादा लग रहा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि फील्ड क्या कर रहा है? फोर्स ही तो लगा रहा है। तो हम फील्ड की मेजरमेंट, स्ट्रेंथ की मेजरमेंट बनाएंगे फोर्स। यानी हम सीधा कह सकते हैं स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, या आप कह सकते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल फोर्स ऑन अदर चार्ज। लेकिन फोर्स ऑन अदर चार्ज से दिमाग घूमेगा कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। मैंने कहा यहां पर आपने एक चार्ज रखा, ठीक है, फोर्स लग गया कितना? पास है बहुत ज्यादा फोर्स, 100 न्यूटन। आपने वही चार्ज यहां रख दिया, समझना, वही चार्ज कहां रख दिया? यहां। जैसे आपने वो चार्ज यहां रखा, फोर्स कितना लगा? 50 न्यूटन। आप समझ गए, सही बात है। यहाँ की स्ट्रेंथ कैसी है? कम। यहाँ की स्ट्रेंथ कैसी है? ज्यादा। आपको पता चला फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है? यहाँ कम। कहाँ है? यहाँ इंटेंसिटी बोले तो स्ट्रेंथ, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर, ठीक है। समझिए उस चीज को आप। तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हमने कितना रखा? 10 कूलम, 10 कूलम। यहाँ हमने 10 कूलम का चार्ज लिया, यहाँ पर भी हमने कितने कूलम का लिया? 10 कूलम का। उस 10 कूलम को यहाँ रखा तो 100 न्यूटन, यहाँ रखा तो 50 न्यूटन फोर्स लगा। क्योंकि 50 न्यूटन फोर्स लगने का रीजन आपको मालूम है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम होगा, पॉइंट दूर है तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आप जरा समझिए, मैं इस जगह पर अगर 20 कूलम का चार्ज रख दूं तो, अच्छा 20 कूलम का चार्ज रखने का रीजन, यहाँ या जब आप 20 कूलम रखोगे तो चार्जेस बढ़ गए। आपको पता है कूलम्स लॉ से चार्जेस, जब चार्जेस की अमाउंट बढ़ेगी तो फोर्स की अमाउंट भी बढ़ेगी। मान लिया यहाँ का भी फोर्स क्या हो गया? 100, और जैसे ही 100 हुआ दिमाग खराब हो गया। रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट 100 न्यूटन की स्ट्रेंथ रखे हुआ है, ये पॉइंट 100 न्यूटन की स्ट्रेंथ रखा हुआ है। एक पॉइंट में 2 पॉइंट की स्ट्रेंथ, वो भी अलग अलग डिस्टेंसेस पे, कैसे एक हो सकती है? नहीं हो सकती। आप कहोगे सर ये दूर है, इसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, फिर इक्वल कैसे दिख रही है? इक्वल दिख रही है, आप सब पॉइंट पकड़ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ चार्ज कितना रख दिया? 20 कूलम, और यहाँ चार्ज कितना रखा है? 10 कूलम। मैं 2 अलग अलग चार्जेस रख के किसी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूं, जो गलत है।
अगर आपको कंपेयर करना है दो पॉइंट्स की स्ट्रेंथ को तो आपको चार्जेस एक जैसे रखने चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ की मेजरमेंट जो हमने बनाई थी वो गलत हो गई कि फोर्स ऑन द अदर चार्ज, अकेला फोर्स नहीं बताएगा, फोर्स ऑन द सेम चार्ज, ये ठीक रहेगा। चार्ज नहीं, क्योंकि चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, सेम चार्ज पे फोर्स लगना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था जब भी आपको सेम देना होता है आप कितना देते हैं, 1, दैट मीन्स आप कितना देंगे, 1 कूलम चार्ज। तो सेम है, ये आप याद रखना, मैं हमेशा यही बोलूंगा जब भी हम ये सेम देना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 1, यानी फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। और जैसे ही आप 1 कूलम चार्ज करोगे ये मेजरमेंट हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 50 न्यूटन दिख रहा था, अब देखना जरा यहाँ पे 100 न्यूटन दिख रहा था, कितने पर, 20 कूलम पर, यहाँ 10 कूलम पर दिख रहा है। अभी इक्वल लग रहा है फील्ड, लेकिन इक्वल नहीं है, देखना कैसे, 10 कूलम पर लग रहा है 100 न्यूटन, तो 1 कूलम पे कितना लगेगा, 10 न्यूटन। ये बन गई स्ट्रेंथ इस पॉइंट की। 20 कूलम पे लग रहा है 100, तो 1 कूलम पे कितना लगेगा, 1 कूलम पे लगेगा 5 न्यूटन। ये बन गई इस पॉइंट की। अब आप कंपेयर कर सकते हो, इसकी 5 है, इसकी कितनी है, 10। तो दिस मेजरमेंट इज क्वाइट क्लियर। तो क्या हो गया, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। If you want to calculate the intensity of a point inside the electric field, then put a unit charge at that point. And after putting the unit charge, calculate the force on that charge. That force will give you the intensity of electric field at that point. इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर समझते हैं कि फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता कैसे है। मान लिया आपने वहां एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट, किसी पॉइंट के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंटेंसिटी, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको क्यू नॉट। तो उस पर फोर्स लग गया कितना, एफ। दिस फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन बिकॉज दिस फोर्स इज ऑन क्यू नॉट चार्ज। देन द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, एफ अपॉन क्यू नॉट। दिस इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, that means this is the force on 1 coulomb charge, that means F upon Q naught will be equal to the electric field E according to the definition. Force on unit charge is electric field, that means the formula become E is equal F upon Q naught. उम्मीद है आपके पास समझ में आ गई। इसकी थोड़ी चीजें समझ लीजिए, F न्यूटन, Q naught कूलम, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, समझ गए। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। रीजन क्या है, आप समझिए, एक ट्रेन के आगे अगर इंजन लगा हुआ होता है तो पूरी ट्रेन इंजन के साथ चलती है। दैट मीन्स अगर किसी ट्रेन में आगे डायरेक्शन है तो उसके पीछे भी क्या होगी, डायरेक्शन। समझिए यहाँ पर वैसे ही इस फॉर्मूले में आगे क्या है, फोर्स। क्या है बेटा, फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होती है फोर्स की। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर, क्योंकि आगे जो है वो वेक्टर है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। तो E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, E वेक्टर इज इक्वल F वेक्टर अपॉन Q। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे बना, यूनिट समझ में आ गई होगी। अब डायरेक्शन समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, फिर वही बात, फील्ड नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप बार बार सीखेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी होती है, हम भले ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, लेकिन होती क्या है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, आपको सर डायरेक्शन क्यों सीखनी है डायरेक्शन। उस अगर एक पॉइंट ये है समझना, और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ, इसने फील्ड लगाया, इसका किधर, इधर, इसकी इंटेंसिटी किधर है, इधर, इसकी इंटेंसिटी किधर है, इधर। तो इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी। तो यहाँ पे निकलेगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ऐसी है ना, तो एक निकलेगी ऐसी बीच से कुछ, ठीक है। तो इंटेंसिटी कैसी निकलेगी, रिजल्टेंट। तो आप जरा यहाँ समझिए डायरेक्शन। तो क्योंकि आपको दिख रहा है E वेक्टर इज इक्वल F वेक्टर अपॉन Q नॉट, दैट मींस जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, समझ लीजिए यहाँ एक बन गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन गया, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव प्लस Q। तो आप बताइए इसमें फोर्स किधर लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, दूर की तरफ, रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स दूर की तरफ लगेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, तो दूर की तरफ। रीजन, ये पॉजिटिव ही क्यों रखा, हम जो चार्ज लेते हैं वो टेस्ट चार्ज होता है, और टेस्ट चार्ज वो चार्ज जो हम कहीं भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं।
वो टेस्ट चार्ज कन्वेंशन के तहत चलता है। कन्वेंशन यानी हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज तो मैंने कुछ लिया आप कुछ और ले लो, इसलिए कन्वेंशन चलता है। क्या कन्वेंशन है? वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और पॉइंट चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट चार्ज, बस इतनी सी शर्त है उसकी और कुछ भी नहीं। ठीक, तो यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखेंगे जो कि पॉजिटिव होगा, फोर्स कितना लगेगा इधर, लेकिन वहीं अगर यहाँ फील्ड ये माइनस चार्ज का हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो इसी पॉइंट पर फील्ड किधर होगा, इसकी तरफ। टेस्ट चार्ज रख के देखिए, जैसे ही रखोगे माइनस की वजह अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा पॉइंट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि चार्ज रख के फोर्स, आप ये मत समझिए अगर मैंने कोई एग्जाम्पल आपको फोर्स के लिए दिया, आप जितना सीख रहे हो सब लगाइए जहां भी आपको मिले। फिर से एक स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर है हमारे पास ए बी सी, यहाँ चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है बेटा, इसमें चार्ज रख दिया। इसके सेंटर पे एक पॉइंट है, और इस बार हमने यहाँ इस पॉइंट पर चार्ज नहीं रखा, हमें इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है बेटा। तो आप देखिए पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन होगा, तो पॉजिटिव से किधर की तरफ होता है, दूर की तरफ, तो एक वेक्टर इधर बनेगा E1 वेक्टर, इस माइनस क्यू की वजह से इधर की तरफ बनेगा यानी E2 वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 वेक्टर, इसकी वजह से इधर की तरफ बनेगा E3 वेक्टर, और इसकी वजह से इधर की तरफ बनेगा दैट मींस E4 वेक्टर। और सबकी क्वांटिटीज कैसी होगी, एक जैसी, क्योंकि चार्जेस की अमाउंट कैसी है एक जैसी, डिस्टेंसेस भी कैसी है एक जैसी, तो मेजरमेंट कैसी होगी एक जैसी। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, इस पॉइंट का क्या निकलेगा, नेट फील्ड। क्या निकलेगा, नेट फील्ड, यानी एक पॉइंट पर जो फील्ड है वो कैलकुलेट किया जा सकता है बट डायरेक्शन के साथ। तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज से पास की तरफ होती है। और आपको अगर ये याद नहीं रखना तो आप इतना याद रखिए, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए वहां एक पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, वो जिधर भागेगा डायरेक्शन उधर। समझ गए आप मेरी बात, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।